और नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य के बारे में। और जो अन्य स्वतंत्र राज्य थे जैसे कि जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। जैसे कि हम लोग पहले शॉर्ट नोट्स देखेंगे, फिर बाद में जो आपका लूसेंट का कंटेंट है उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले विजयनगर साम्राज्य में हम लोग देखते हैं कि इसका जो मतलब साम्राज्य का कार्यकाल रहा वो 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक रहा। लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं कि 1565 में, जबकि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा के युद्ध के बाद जितनी ये साम्राज्य उसके बाद डिक्लाइनिंग कंडीशन में चला गया और 1646 तक जो थे ना मतलब गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और प्लस बहमनी जो राज्य था, दोनों की दोनों जो है कि इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो था ना अस्तित्व में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब यह बहमनी राज्य आया था, तो इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य के दो प्रमुख नायक जो थे संस्थापक के रूप में हरिहर और बुक्का जो होते हैं नामक दो भाई, जो कि पांच भाइयों के परिवार में से दो भाई थे, उन्होंने जो थे ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का। हरिहर जो थे ना बड़ा भाई था और बुक्का जो थे ना छोटा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनको पकड़ के कैद करके दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले जाने के बाद इनको मुसलमान यानी कि जो दिन बनाया, मुस्लिम धर्म कबूल करवाया। कबूल करने के बाद जब इनको लगा कि भैया अब जो होता है ना ये पूर्ण रूप से मुस्लिम बन गए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं ना फिल्म में, गद्दार एक प्रेम प्रेम कथा में कहता है कि तुम बोल दो कि मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उस तरह से तुम बोल दो तो तुम जो थे ना मतलब पक्का मुस्लिम हो। तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि ये मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, अब जो ये साम्राज्य विजित करेंगे वो हमारे लिए विजित करेंगे। तो इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य को विजय करने के लिए, जो बचे हुए राज्य थे उसको विजय करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको, हरिहर और बुक्का को भेजा कि जाओ भैया अब जो थे ना वो साम्राज्य और वो और जो अन्य क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में मिलाकर और हम में हमारे में मिला दो। इसलिए जब आए तो इनका गुरु था विद्यारण्य जी। और विद्यारण्य ने क्या किया, इनको फिर से शिक्षा दिलवाया, मतलब हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म मतलब मुस्लिम धर्म को त्याग करके इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। और जो बचे हुए क्षेत्र थे अन्य क्षेत्रों को इन्होंने विजित करके विजयनगर, विजित किया हुआ नगर विजयनगर जो थे ना नाम दिया था। तो विजित किया हुआ यानी कि जीता हुआ नगर विजयनगर कहलाया। और इसमें जो विजयनगर साम्राज्य जो अपने पिता के नाम पर, जो हरिहर और बुक्का के पिताजी थे उन्होंने अपने पिता के नाम पर इसका नाम जो है संगम वंश रखा था। तो संगम वंश, इनके गुरु का नाम विद्यारण्य था। राजधानी जो थी ना हम्पी थी। उसके बाद नदी जो थी ना तुंगभद्रा नदी था। और उसके बाद भाषा जो है तेलुगु, तेलुगु भाषा था। हम्पी को यूनेस्को में शामिल कब किया गया, तो 1986 में शामिल किया गया। ये याद रखने वाली बात है कि हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1986 में शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रमुख शासक रहे थे, हरिहर रहा था, बुक्का वन रहा था, उसके बाद हरिहर द्वितीय रहा था, देवराय फर्स्ट रहा था, देवराय द्वितीय रहा था, मल्लिकार्जुन रहा था, उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय। महत्वपूर्ण शासक अन्य शासक हुए इसमें की महत्वपूर्ण शासक ये लोग थे। हम लोग देखते हैं हरिहर और बुक्का के समय में, बुक्का और देवराय फर्स्ट के समय में जो थे ना दोआब पर जो है दोआब के क्षेत्रों पर जो थे ना अपना अधिकार जमाने के लिए हमेशा ही जो थे ना विजयनगर और बहमनी में जो थे ना क्या होता रहा कि गतिरोध उत्पन्न होता रहा। और हम लोग देखते हैं कि मतलब हमेशा, मतलब ऊपर में जो है हम लोग देखते हैं कि नीचे जो होता है ना विजयनगर आ गया, बहमनी ऊपर में आ गया, दोनों के बीच में जो है ना रायचूर दोआब क्षेत्र था, जहां पर हमेशा गतिरोध उत्पन्न होता रहता और उस पर अधिकार करने के लिए हमेशा लड़ाई होता रहा। बीच बाद में जो होता है ना क्या हुआ कि मतलब बीच में कि इनमें विवाह संबंध स्थापित हुआ और कुछ दिनों के लिए इसमें मधुर संबंध बने रहे। बाद में हम लोग देखते हैं कि देवराय फर्स्ट के समय में जो होता है ना मुस्लिमों जो है तुर्क धनुर्धर को भी शामिल किया गया था अपने सेना में। और मुस्लिम सेना को भी जो है ना लगभग शामिल किया गया था देवराय फर्स्ट के समय में। इस वंश वंश का सबसे जो योग्य शासक था वो था देवराय द्वितीय।
देवराय जो थे ना फर्स्ट तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध बनवाया था, जो कि नहरों को पानी के की आपूर्ति के लिए इन्होंने जो थे ना तुंगभद्रा नदी पर जो थे देवराय फर्स्ट ने बांध बनवाया था। श्रीलंका पर इन्होंने आक्रमण किया था देवराय द्वितीय ने। हाथी मारने के शौक के कारण से देवराय द्वितीय को गजबेटका कहा जाता था। और देवराय द्वितीय के साम्राज्य का मतलब देवराय द्वितीय के समय में साम्राज्य का विकास हुआ था, यानी कि साम्राज्य का बहुत ही विकास हुआ था। इसके समय में फारस ईरान से एक यात्री आया था, कौन था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। और उसका जो एक यात्रा वृतांत है, मतलाए साहिन जो है यात्रा विवरण है। यानी कि देवराय द्वितीय के समय में जो होते हैं ना वो लगभग 300 बंदरगाह थे, 300 बंदरगाह थे। और इस वंश का अंतिम जो शासक था वो विरूपाक्ष था। इसके बाद हम लोग अगर याद करने का तरीका देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य पर लगभग चार वंशों ने जो था ना क्या किया था, अपना अधिकार किया था। यानी कि चार वंशों ने ही जो थे ना विजयनगर साम्राज्य को चलाया था। इसको याद करने का तरीका है संगम सतुआ। संगम सतुआ मतलब हो गया संगम से संगम वंश हो गया। सतुआ, सतुआ में एक फर्स्ट हम लोग सौ से कहते हैं सालू वंश। उसके बाद तू से यानी तुलु वंश, और जो है आर से जो होते हैं ना आरवीडू वंश है। सतुआ मतलब हो गया, सो मतलब जो होते हैं ना सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश है। पहला संगम वंश था, हरियर और बुक्का हम लोग देख लिए थे संगम वंश में। उसके बाद सालू वंश का संस्थापक जो था वो सालू नरसिंह था। उसके बाद तुलु वंश जो था ना वीर नरसिंह ने जो था ना स्थापित किया था तुलु वंश। और तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह थे। इनका पुर्तगालियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। और उसमें भी गवर्नर जो अल्मोड़ा था और अल्बुकर्क था, उसके समय में इसका जो है यानी कि वीर नरसिंह का इसका अच्छा संबंध था। कृष्ण देवराय जो थे ना बावर के समकालीन थे। कृष्ण देवराय किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। और ये कृष्ण देवराय बावर के समकालीन थे। बावर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेरे समकालीन जो है पांच मुस्लिम दो हिंदू शासक थे, जिनमें सबसे योग्य जो शासक है वो कृष्ण देवराय थे। कृष्ण देवराय ने की जो रचनाएं हैं उसमें जो प्रमुख रचनाएं जामवती कल्याणम संस्कृत में लिखा गया है, और दूसरा आमुक्त माल्य तेलुगु में लिखा गया है। इनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें कि अली पेड्डेना, अलसी पेड्डेना जो है एवं तेनालीरामा जो है वो प्रमुख थे। कृष्ण देवराय ने पूर्ण अधिकार, अब देखिए जब हम लोग कहते हैं कि रायचूर दोआब के क्षेत्र पे जो कि बहमनी और जो है विजयनगर के बीच का क्षेत्र था और उस पे अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई होता था, तो कृष्ण देवराय के समय में जो था कृष्ण देवराय ने उस पर क्या किया था, पूर्णतः अधिकार कर लिया था रायचूर पे दोआब पे, है ना। इस वंश के अंतिम शासक जो था वो कौन था, सदाशिव राय थे। किस वंश के, यानी कि ये है तुलु वंश का। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे आरवीडू वंश। लेकिन इसके समय में ही हम लोग कहते हैं तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बनीहट्टी का युद्ध, और उसके बाद युद्ध में राक्षसी तरंगी का युद्ध, तीनों नाम एक ही है। 1565 में हुआ था। इसमें जो होते हैं ना बहमनी के जो मतलब 5 भागों में बटा हुआ था, उसमें से 4 लोग यानी कि बराड़ को छोड़ करके अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर ने जो होते हैं ना सम्मिलित रूप से किस पे, विजयनगर पर जो होते हैं ना आक्रमण किया था। और 1565 ईस्वी में विजयनगर के युद्ध में बहुत ही हानि पहुंचाया था। आरवीडू वंश के जो थे ना संस्थापक तिरुमल थे। शिवाजी ने मराठा में मिला लिया था कि उस समय में, यानी कि आरवीडू वंश के समय में। और वेतन के बदले में जो था आयंगर व्यवस्था था, आयंगर या नायंगर व्यवस्था था। और विजयनगर मुद्रा जो था ना पैगोड़ा था। और उसके बाद बहमनी का जो था ना हुंड था। और भूमि की जो प्रकार थे, सिंचित भूमि था, बगानी भूमि था, ऊसर भूमि था, और बंजर भूमि था। विजयनगर साम्राज्य के समय में मतलब विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री थे। पहला जो हम लोग कहते हैं निकोली ड्यू कोंटी, किसके समय में, देवराय फर्स्ट के समय में आया था। इटली के रहने वाले थे, कौन, निकोली ड्यू कोंटी। उसके बाद अब्दुल रजाक था, देवराय द्वितीय के काल में आया था और फारस का रहने वाला था। बारबोसा जो था कृष्ण देवराय के समय में आया था, पुर्तगाल के रहने वाला था। बारथोमा वीर नरसिंह के समय में आया था और इटली के रहने वाला था।
रोमियो पायस जो थे कृष्ण देव राय के समय में आया था और ये इटली के रहने वाला था। नुनीज जो थे अच्युत देव राय के समय में आया था और पुर्तगाल के रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो राज्य अलग हुए थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा हुआ था बहमन। बहमनी का जो थे ना स्थापना जो थे ना हम लोग 1347 में देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का जो थे ना स्थापना 1347 में हुआ था और ये इसके साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो हसन गंगू था। इसका असली नाम जो थे ना अलाउद्दीन बहमन शाह था। एवं सबसे जालिम शासक जो थे ना अलाउद्दीन हुमायूं था। ठीक है। उसका राजधानी यानी कि बहमन साम्राज्य की राजधानी जो था ना वो गुलबर्गा था। मुद्रा हुंड थी, भाषा मराठी था। राजधानी गुलबर्गा, मुद्रा हुंड और जो है भाषा मराठी था। हसन गंगू के बाद जो थे ना मोहम्मद शाह बुक्का फर्स्ट के समकालीन था। फिरोज शाह देवराय फर्स्ट के समकालीन था। अलाउद्दीन हुमायूं सबसे जो थे ना जल्लाद यानी कि जालिम शासक था। और इसका प्रधानमंत्री था यानी कि जो थे ना मंत्री मोहम्मद गवा था। दीवाने इंसा जो पत्र का किताब स्वरूप इन्होंने दिया था वो दीवाने इंसा था। अंतिम शासक जो थे कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला के टाइम में जो थे क्या हो गया था, ब्राह्मण साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया था, यानी बट गए थे। कौन सा? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बराड़ और बीजापुर। इसमें देखते देखे थे हम लोगों ने जो है वो बनिहट्टी का युद्ध यानी कि राक्षसी तरंगी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध जब 1565 में हुआ था, तो उस समय में सिर्फ बराड़ ने भाग नहीं लिया था। सम्मिलित रूप से ये चार लोगों ने, जिसमें कि अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर था, इन्होंने सम्मिलित रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये हम बीजापुर जो है यानी कि जो बहमनी राज्य है वो जो 5 भागों में बटा था, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बराड़ जो है वो इमाद शाही वंश जो थे ना बराड़ की स्थापना में इमाद शाही वंश था और उसके बाद फतेहुल्ला इमाद शाह था फर्स्ट संस्थापक। उसके बाद बीजापुर था, आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल खान था। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद था। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह था। बीदर जो है बरीद शाही जो कि अली अहमद और बरीद था। इसमें हम लोग देखते हैं कि बाद इसके बाद कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि जो लूसेंट का कंटेंट है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य का देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हम लोगों ने बताया था किस तरह से जो थे ना मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको कैद करके दिल्ली ले गए। दिल्ली से आने के बाद यानी कि जब उसको मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया गया, तो बाद में जो है उसको फिर से जब उसको लगा सेटिस्फाइड हो गया कि ये मुस्लिम के ही जो थे ना अब हो गए हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ तुम मतलब वहां के जान पहचान के हो, तो वहां के अन्य क्षेत्रों को जीत करके लाओ। ये बाद में गए वहां पर मुस्लिम धर्म को त्याग करके फिर से वो हिंदू धर्म अपना लिए और बीज मतलब जो बचे हुए क्षेत्र थे उनको जीत करके वहां पर जो थे ना विजयनगर साम्राज्य की जो थे ना उन्होंने नींव रखा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। विद्यारण्य संत उनके कौन थे? गुरु थे। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी जिसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। मतलब क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम्पी के भग्नावशेष को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। किनके द्वारा लिया गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। और आपको पता होगा कि मतलब ये प्रताप रुद्रदेव वही थे जिनको कि मतलब मलिक काफूर ने, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत का विजय विजय करने के लिए आया था। यही प्रताप रुद्र देव के साथ उन्होंने युद्ध करके कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। कौन? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन रहा। संगम, सुलू और उसके बाद जो तुलु और एवं अरविडू वंश।
तो हम लोग इसको संगम सतुआ करके याद कर रहे हैं। तो संगम से संगम वंश हो गया, फिर हम लोग कहते हैं सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, और उसके बाद आरवीडू वंश। सतुआ, सुलु मतलब सालू, उसके बाद तुलु, और उसके बाद आरवीडू। तो संगम सतुआ हो गया, 4 वंश हो गए। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट बुक्का वन है ना। हरिहर के बाद बुक्का वन का कार्यकाल आया था। अगर हम लोग कार्यकाल में देखेंगे तो हरिहर का फर्स्ट कार्यकाल था 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक। बुक्का फर्स्ट का कार्यकाल उसके बाद है 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक। उसके बाद आया हरिहर द्वितीय का शासनकाल आया, उसमें 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक। उसके बाद देवराय फर्स्ट का शासनकाल आया 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक। उसके बाद कार्यकाल है देवराय द्वितीय का 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक। उसके बाद कार्यकाल है मल्लिकार्जुन का, उसके बाद जो मल्लिकार्जुन का है कार्यकाल 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। उसके बाद कार्यकाल है विरूपाक्ष द्वितीय का, जो कि 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। हम लोग देखते हैं कि हरिहर के बाद बुक्का फर्स्ट जो है वो जब आए थे, उन्होंने अपने आप को यानी कि बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हरिहर द्वितीय ने जो है संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज का जो था ना उपाधि धारण किया था। किसने धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय ने। हरिहर के मतलब फर्स्ट हम लोग देखते हैं हरिहर, बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय ने, जिन्होंने की महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद हम लोग इटली का यात्री जो था निकोला कैंटी, जो है निकोला कैंटी, जो है विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। इसने जो है दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। किसने? निकोला कांटी ने। इटली का यात्री था निकोला कांटी, और जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था देवराय प्रथम के समय में। और इसने जो है ना दास प्रथा पर विस्तृत वर्णन किया था। इसने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि मतलब बांध बनाया ताकि जल की कमी को पूरी करने के लिए नगर में नहरें ला सके। मतलब तुंगभद्रा नदी पर उन्होंने जो है ना बांध बनाकर नहर जो होते हैं ना नगर में लाया जा सके, इसके लिए उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर जो है ना बांध बनवाया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तेलुगु का 5 महाकाव्य जो है, महाकाव्य जो थे फर्स्ट जो थे आमुक्त माल्यद, वो कृष्ण, इनके रचनाकार जो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय। उसके बाद मनु चरितम अलशनि पेदन। उसके बाद जो थे वसुचरित भट्टमूर्ति। उसके बाद राघव पांड वियमु, राघव पांडवियमु किसने लिखा था? तो पिंगली सूरत। और उसके बाद पांडुरंग महात्मय तेनाली रामकृष्ण, किसने रखा था? पांडुरंग महात्मय तेनाली रामकृष्ण ने लिखा था, इनके रचनाकार थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश का जो था सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था? देवराज द्वितीय था। कौन था? देवराज द्वितीय। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय था, और इसे जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके अनुसार? यानी अब्दुल रजाक के अनुसार देवराय द्वितीय के समय में आया था, और ये फारसी राजदूत था। इनके शासन काल में यानी कि देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, और इनके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। देवराय द्वितीय की मैं बताया था कि इन्होंने मुस्लिम जो थे ना तुर्क धनुर्धरों को भी जो थे ना शामिल किया था, और मुस्लिम सैनिकों को भी इन्होंने शामिल करके उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी गज बेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महान नाटक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर जो है भाष्य लिखा है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ जो है महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। किसको? मल्लिकार्जुन। बाद में जब जिनका शासनकाल जो है 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक रहा, उनको क्या कहते हैं? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह
ने जो है विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब नरसिंह ने, उसने सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने किया था। और इनका कार्यकाल जो है 1485 से लेकर के 1506 ईस्वी तक रहा। उसके बाद तुलु वंश की स्थापना जो थे वीर नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने। एक तो हम लोग थे सालुब नरसिंह ने सालु वंश का, उसके बाद जो थे तुलु वंश का वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक जो थे कृष्ण देव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। और सालु तिम्मा कृष्ण देव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कौन था? सालु तिम्मा कृष्ण देव राय के योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बावर ने अपनी आत्मकथा बावरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किसने बताया? बावर ने लिखा है। बावर ने किसमें लिखा है? बावरनामा में। अपनी आत्मकथा बावरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो थे डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। और कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। उसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में जो है अलसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि भी प्राप्त थी। उसने के शासनकाल मतलब उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसका? अलसनी पेद्दन के काल को क्या कहा जाता है? यानी कि क्लासिक युग किसका? आंध्र यानी कि तेलुगु साहित्य का जो होता है ना, क्या कहते हैं? क्लासिक युग कहा जाता है। इसमें अष्ट दिग्गज जो थे उनमें था अलसी पेद्दन, जिनकी रचना है मनुचरितम एवं हरिकथासार। उसके बाद जो थे नंदी तिम का रचना है परिजात हरण। उसके बाद भट्टमूर्ति जो कि तीसरे कवि थे, और उनका जो है मतलब रचना है नरस भूपालियम। नरस भूपालियम। और जो हरिचंद्रन लोपाख्यानम, हरिचंद्रन लोपाख्यानम। उसके बाद धुर्जती कवि, और उनके कवि रचना है कलहस्ती महात्मय। उसके बाद जो है नेक्स्ट कवि है मल्लन, और उनका जो रचना है वो राजशेखर चरित है। रचना है राजशेखर चरित। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अच्युतराज रामचंद्र, उनकी रचना है सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदयम। उसके बाद नेक्स्ट जो कवि है वो है पिंगाली सूरत, और उनका जो रचना है राघव पांड्य। उसके बाद जो नेक्स्ट कवि है तेनाली रामकृष्णन, और उनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। क्या है? पांडुरंग महात्म्य। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बाद में कृष्ण देव राय के दरबार में क्या जो तेलुगु राजकवि थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टदिग्गज की हम लोगों ने रचना भी देख लिया। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में जो है नंदी नागगढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागढ़ी जो है लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर जो है नागलपुर नामक नए नगर हाजरा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नागलपुर नामक नए नगर हाजरा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। और इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बरम में पार्वती का मंदिर, और एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण देव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। उसके बाद तुलु वंश का अंतिम शासक जो था वो सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? सदाशिव था। उसके बाद राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बनीहट्टी का युद्ध जो था ना कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ये तलीहट देखिए विजयनगर साम्राज्य का अगर कहा जाए कि पीक पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे था तो यहीं पे था 1565 में।
राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नीहट्टी, ये तीनों नाम एक ही है, मतलब एक ही युद्ध का नाम है। मनीहट्टी का युद्ध जो था कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था, और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। कौन शामिल नहीं था? बराड़ शामिल नहीं था। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रामराय कर रहा था। कौन कर रहा था? रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आसपास में टकराए थे। पहला एक तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र था, उसके बाद कृष्णा गोदावरी के कछाड़ क्षेत्र था, और मराठवाड़ा प्रदेश में। पहला तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र जो था, तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, वहां पे तो हमेशा लड़ाई चलती ही रहती थी। इनका तीन जगह पे हित टकराता था। तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ क्षेत्र, और मराठवाड़ा के प्रदेश में। उसके बाद तालीकोटा युद्ध के बाद युद्ध में सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने अपने उसके बाद युद्ध में छोटा सा एक साम्राज्य पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। किसने किया था? सदाशिव ने किया था। किसने किया था? सदाशिव ने किया था। उसके बाद विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अरविडू वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? रंग तृतीय था। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडू, संगम सतुआ, संगम मतलब हो गया संगम, उसके बाद सतुआ, सालू वंश, तुलु वंश, और लास्ट में तो अरविडू वंश था। अरविडू वंश यानी कि विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडू वंश 1570 से लेके 1672 ईस्वी तक इनका था, की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। और अरविडू वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? रंग तृतीय था। अरविडू वंश जो थे वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार वोडेयार ने जो थे 1612 ईस्वी में जो थे मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? वोडेयार ने कब किया था? 1612 ईस्वी में किया था। और किस राज्य की स्थापना की? मैसूर राज्य की स्थापना किया था। अरविडू वंश, अरविडू शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के क्रम जो थे ना घटते हुए क्रम में, पहले सबसे पहले बड़ा, और उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। सबसे बड़ा जो कि प्रांत कहलाता था, मंडल, उसको हम लोग कोट्टम या वलनाडु कहते थे। कोट्टम या वलनाडु जिला कहलाता था। उसके बाद नाडु, है ना, वलनाडु के बाद नाडु, और नाडु के बाद इतने मेलग्राम, मेलग्राम के बाद उड़, है ना, कोट्टम या वलनाडु, उसके बाद नाडु, उसके बाद इतने हम लोग मेलग्राम, उसके बाद उड़, है ना। तो पहला ग्राम उड़ कहलाता था। 50 गांवों का समूह को मेलग्राम कहते थे, है ना, मेलग्राम, मेलग्राम 50 गांवों के समूह को मेलग्राम या नाडु कहते थे। उसके बाद वलनाडु जिला कहलाता था। और जिला के बाद जो थे कोट्टम, जिसको हम लोग के मंडल कहा जाता था, कोट्टम या वलनाडु, उसके बाद नाडु, उसके बाद उड़, है ना, मेलग्राम, और उसके बाद उड़। हम लोग विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे। क्या थे? भूमि के जो सामंत होते थे, यानी कि मतलब समझिए कि जो राजा, छोटे छोटे राजा महाराजा, एक महाराजा के अंदर में छोटे छोटे राजा महाराजा जिनके पास भूमि की मतलब एक बहुत बड़ा, एक बड़ा भूमि का जो था ना आकार होता था। तो भू सामंत जो थे वही जो था ना क्या कहलाते थे? मतलब सेना नायक होता था। मतलब विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमड़म कहलाता था। अमड़म, अमड़म कहलाता था। और ये जैसे कि आप मान लीजिए 5,000 सेना रखे हुए हैं, तो आपको एक विशेष भूमि दी जाएगी, जिसपे आप अपना खेती बाड़ी कीजिए, और या बिना लगान का, बिना कर का युद्ध कीजिए, और उससे आप जो उपज होगी उससे आप अपने सेना का रखरखाव कीजिए। जब राजा को जरूरत होगी तब आपको मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, और मतलब आप लड़ने के लिए आइएगा। एक था आयंगर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य का था आयंगर व्यवस्था। ये भूमि के रखरखाव के लिए, अब देखिए एक ग्राम जो था एक गांव होता था,
और गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में माना जाता था। तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों का शासन हेतु जो तो 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। यानी कि जो प्रशासक, यानी कि 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति होती थी, और जिसको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। क्यों अवैतनिक होते थे? इनको भूमि दे दिया जाता था, बिना टैक्स का, बिना लगान का, जो भूमि दे दिया जाता था। और इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। यह इस पद को जो बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। और ग्राम स्तर की कोई भी जो संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दी जा सकती थी। आयंगर व्यवस्था ये था, जैसे कि मतलब गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान लिया जाता था। एक प्रशासकीय, यानी कि 12 प्रशासकीय जो मतलब कर्मचारी होते थे, यानी प्रशासकीय अधिकारियों को जो 12 प्रशासकीय अधिकारियों को गांव का जो प्रशासन करने के लिए दिया जाता था। और इसको जो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, क्योंकि इनको जो वेतन के रूप में इनको जो कुछ भूमि दिया जाता था, जो टैक्स फ्री होता था, और उसी के बदले में ये लोग सेवा करते थे। ये जो पद जो क्या होता था कि मतलब अनुवांशिक था। अनुवांशिक के कारण से जो इसको आप बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, और इनके बगैर पूछे आप ना तो भूमि बेच सकते थे, और ना ही मतलब कोई संपत्ति इनके अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। ठीक है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री था पहला निकोलो कॉन्टी था। इटली के रहने वाले थे। 1420 ईस्वी में आया था और देवराय प्रथम के काल में आया था। निकोलो कॉन्टी इटली के रहने वाले 1420 ईस्वी में आया था और देवराय फर्स्ट के समय में आया था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक फारस के रहने वाले थे। 1442 ईस्वी में आया था और देवराय द्वितीय काल में आया था। उसके बाद नुनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1535 ईस्वी में आया था। अच्युत राय के समय में आया था। उसके बाद जो थे डोमिंग पायस पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1515 ईस्वी में आए थे और कृष्णदेव राय के समय में आया था। उसके बाद जो बारबोसा पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1515 से 1516 के बीच में आए थे, कृष्णदेव राय के समय में। मतलब कृष्णदेव राय उस समय में शासक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्निक नाम के आयंगर के पास जमीन के। देखिए आयंगर व्यवस्था हम लोग जान गए। आयंगर क्या होता था? प्रशासकीय मतलब अधिकारियों का एक समूह होता था, जिसको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था, है ना। जिसके बगैर न तो आप भूमि बेच सकते थे, ना ही जो थे ना आप दान दे सकते थे। तो वो उनसे पूछ के आजकल जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब गांव घर में होता है, कौन होता है? मतलब लेखपाल होता है, क्या होता है, मतलब आई थिंक लेखपाल होता है, वही करते हैं। कार्निक जो है नामक जो है आयंगर के पास जितने जमीन मतलब कार्निक नाम के आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होता था, कार्निक नाम के आयंगर के पास, है ना। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था। लगान कितना ले जाता था? तो भू राजस्व की दर जो था उपज का 1/6वां भाग था, यानी कि 1/6। 1 मतलब 6 भाग में से 1 भाग लिया जाता था। विवाह कर भी लिया जाता था। विवाह कर मतलब वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले को इस कर से मुक्त किया गया था। यानी कि विधवा से आप विवाह कीजिए तो इस ये कर आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो वर और वधु को दोनों ही को ही जो तुमने विवाह कर चुकाना पड़ता था। उसके बाद जो तुम उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को ही जो मतलब भूमि की भूधारण पद्धति थी। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उम्बली। उम्बली, है ना। उसके बाद रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोड़गे। रक्त कोड़गे मतलब जिन्होंने की रक्त बहाया है उसको रक्त कोड़गे कहा जाता था। मतलब शौर्य प्रदर्शन किया है उसके बदले में उसके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसको हम लोग रक्त कोड़गे कहते थे। उसके बाद कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। क्या कहते थे? कुट्टगी कहा जाता था।
और उसके बाद देखिए एक कुदी होता था। कुदी वो होता था जैसे कि वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे तो कुदी कहलाते थे। अब कुदी क्या कहलाता था, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ए नाम के पास जो था 10 एकड़ जमीन था, उसने बी को बेच दिया, और उसमें काम करने वाले लगभग 100 लोग थे। वो 100 लोग जो थे ना पहले मतलब ए के पास काम करते थे, अब चूंकि वो उसने जमीन बी को बेच दिया है तो बी के पास ये 100 लोग खुद ही हस्तांतरित हो जाते थे, यानी उसके पास काम करने के लिए चले जाते थे। तो ये कुदी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुदी कहलाता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए होते हैं गंडप्रेद। गंडप्रेद नाम के पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जैसे कि जो सेना लोग होते थे उन्होंने मतलब जो पैर में कड़े पहनते थे उसको गंडप्रेद कहते थे, और यही जो था ना क्या होता था, वीरता का प्रतीक होता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए जो थे ना गंडप्रेद नाम के पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट हम लोग कृष्ण देव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। मतलब कृष्ण देव राय के दरबार में महिलाओं अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर का सैन्य विभाग जो है कदाचार कहलाता था। कदाचार है ना, कदाचार में रहना चाहिए तो कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? जोड़ी खाना, है ना, जोड़ी खाना, जिसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं जोड़ी लोग, जोड़ी खाना कहा जाता था, है ना। तो टकसाल के विभाग को जो होते हैं जोड़ी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा, बड़वा कहा जाता था। जैसे उत्तर भारत से लोग जब दक्षिण भारत में आके बसते थे उसको क्या कहा जाता है? बड़वा कहला जाता था, बड़वा कहा जाता था, है ना। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश भंग कहा जाता था। और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा जो थी स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य थी, मतलब बाल विवाह होता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी, यानी देवदासी प्रथा हम लोग बहुत पढ़े हैं। देवदासी, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। या तो नियमित वेतन दिया था या फिर भूमि दे दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मतलब कल्याण मंडप, है ना, नाम ही है कल्याण मंडप, कल्याणम, है ना, कल्याणम शादी समारोह, कल्याणम। कल्याण मंडप मतलब होता है देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। यानी देवता की पत्नी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर शिव की मंदिर है तो शिव के मंदिर के बगल मतलब जो पार्वती जी की मंदिर बनाई गई थी उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्मान मंदिर कहते थे, अम्मान मंदिर। तो विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था, और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्ण देव राय और उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी का वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। तिरुपति मंदिर में कृष्ण देव राय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार जो होता था वो विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था, और यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। किस चीज का? महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था, और यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। उसके बाद विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है ना। कृष्ण देव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। कृष्ण देव राय
और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था और उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था और उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की थी। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। कौन सा? वीणा। वीणा जो है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत के लिए से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाड़ा था। इसका वजन 52 ग्राम यानी 52 ग्राम था और जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या फिर पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप या फन्नम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का जो होता ना और फन्नम जो होता ना 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली, दिनार फारसी, फ्लोरिन और जो है टुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। उसके बाद बहमनी साम्राज्य के बाद हम लोग जो है सॉरी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बाद अब हम लोग बहमनी साम्राज्य यानी बहमनी राज्य को पढ़ेंगे। बहमनी में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर में बांटा। इन्होंने अपने प्रांत को 4 भागों में बांटा जिसको हम लोग BGDB जिसको हम लोग गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ एवं बीदर में बांटा। इनकी मृत्यु जो थी 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात जो उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बुक्का, आप पता है बुक्का कौन है? वो हम लोग विजयनगर साम्राज्य में बुक्का। तो हम लोग कहते हैं अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले जो है बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैद्यशाला जो है बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के प्रसिद्ध तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। अगर हम लोग बहमनी वंश के प्रमुख शासक की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से लेके 1375 ईस्वी तक था इनका काल। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से लेके 1378 तक था। दाऊद फर्स्ट 1378 में। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी में। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी में। सिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से लेकर 1436 ईस्वी में। अलाउद्दीन अहमद सेकेंड 1436 से लेकर 1458 ईस्वी। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय वो की 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था।
फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। किनका? फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य था प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दबोल उसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन सा? चौल और दबोल उनके समय का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह था। प्रांतपति जो है, जिसको तरफदार के विशेष विरुद्ध प्रांत और विशेष विरुद्ध दौलताबाद, मंसद ए आली, बराड़, मजलिस ए आली, बीदर, आजम ए हुमायूं और गुलबर्गा मालिक नायब। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर सिहाबुद्दीन अहमद, सिहाबुद्दीन है ना, जाना पहचाना नाम है, बिहार में सिहाबुद्दीन का जो था ज्यादा चलन था। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित स्थापित किया था। कहाँ से? गुलबर्गा से हटाकर कहाँ पे? बीदर में स्थापित किया था। और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा, क्योंकि मतलब इसने अपने मतलब उसका नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित की और इसने बीदर का नया नाम जो था ना मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गवां को फांसी दे दी गई। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गवां को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मोहम्मद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। मोहम्मद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई और इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम के महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा नाम के महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य मोहम्मद तृतीय के शासन था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का जो है शासन था। बीजापुर, गुलबर्गा, तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कौन कौन से? बीजापुर, गुलबर्गा, तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और इन स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार है। जैसे देखिए, बीजापुर, बीजापुर में कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था और संस्थापक जो था यूसुफ आदिल शाह था और स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी में था। उसके बाद अहमदनगर, उसके बाद अहमदनगर वंश कौन था? निजाम शाही। मलिक अहमद संस्थापक थे और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बराड़ इमाद शाही वंश था। फतेहुल्लाह इमाद शाह था संस्थापक और स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी में था। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, उसके कुली कुतुब शाह संस्थापक थे और 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बीदर, उसके बाद बरीद शाही वंश था। अमीर अली बरीद था संस्थापक और 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बराड़ इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर जो है बरीद शाही। उसके बाद बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर निजाम शाही मालिक अहमद, उसके बाद बराड़ इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह, उसके बाद बीदर जो है बरीद शाही अमीर अली बरीद। बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। बराड़ जो है इमाद शाही, उसके बाद फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। बीदर जो है बरीद शाही अमीर अली बरीद जो है 1526 ईस्वी में।
मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री जो थे सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार है। उन्होंने मंत्री कौन कौन सा बनाया? वकील वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान, दिल्ली के मलिक नायब के समान जो होते हैं उन्होंने एक मंत्री बनाया वकील ए सल्तनत। उसके बाद वकील ए कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़ करके। अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर ए जुमला। वजीर ए अशरफ, उसके बाद विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करते थे? वजीर ए अशरफ। उसके बाद नाजिर, वह अर्थ विभाग के संबंधित था। पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था कोतवाल। सदर ए जहां, न्याय विभाग धर्म तथा जो दान विभाग का अध्यक्ष होता था सदर ए जहां। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे जो है साख ए खेल कहा जाता था। वह 4 भागों मतलब नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसको कि अभी हम लोग जैसे कि एसपीजी होते हैं तो उस समय में एक विशेष आरक्षी दल था और वो जिसे जो था साखे खेल कहा जाता था। और यह 4 भागों में नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी जो थे सरे नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था और उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। किसने? तो अली आदिल शाह ने। कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था। नेक्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नॉडल्स नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें कि गीतों को विभाजित रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था और उसने नौरसपुर नाम की एक नई राजधानी बनाई और उसने व्यापक दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु कहलाता था और उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए थे। उसने विठोबा की उपासना केंद्र पंढरपुर की को भी जो अनुदान दिया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किसे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विवाहित रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम की एक नई राजधानी बनाई। उसके व्यापक दृष्टिकोण के कारण से वो जगत गुरु कहलाता था और उसने विठोबा की उपासना केंद्र पंढरपुर को भी जो है ना अनुदान दिए थे। नेक्स्ट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 ईस्वी में हैदराबाद के बीच में एक 4 मीनार बनवाई थी। किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। कब बनवाया था? 1591 से 1592 ईस्वी में। कहाँ बनवाया था? हैदराबाद में बनवाया था। क्या बनवाया था? 4 मीनार बनवाया था। कहाँ बनाया था? तो हैदराबाद के बीच में बनवाया था। इसमें चारों दिशाओं से 4 ऊंचे जो है मेहराब है जो 4 मंजिली है और उस जिसमें जो है प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने वही बसाया था। किसने बसाया था? हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रोजा, वो गोल गुम्बज बीजापुर इमारतों के सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा, वो गोल गुम्बज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का जो है मकबरा है। 1680 ईस्वी में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद नहीं कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है
मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो दूसरे ओर छोर से सुना जा सकता है। 1680 ईस्वी में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एक गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक छोर से फुसफुसाहट की आवाज आवाज जाए तो दूसरे छोर पर सुना जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्वतंत्रीय प्रांतीय जो राज्य है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जिसमें कि जौनपुर है, जौनपुर के बाद कश्मीर, बंगाल, बंगाल के बाद मालवा, मालवा के बाद गुजरात, उसके बाद मेवाड़, उसके बाद खानदेश। इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग जौनपुर पढ़ते हैं। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान, जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के, जूना खान का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी था, तो उनकी याद में जो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दिया था। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दिया था। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से लेकर 1402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक, महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी तक, एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से लेकर के 1500 ईस्वी तक था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी के कब्जा हो गया। लोदी वंश के शासक कौन थे? बहलोल लोदी थे। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के रूप में के नाम से जाना जाता है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता गया। अटला देवी की मस्जिद का निर्माण अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी की मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो पहले यही चलता था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया जाता था। जमा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जमा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नाम के सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा, व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। तो ये था जौनपुर। जौनपुर के बाद हम लोग कश्मीर की बात करेंगे। सुहादेव नाम के एक हिंदू ने 1301 सुहादेव नाम का एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 ईस्वी से 40 ईस्वी के बीच में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा। और हिंदू कौन थे? सुहादेव थे। शाहमीर के द्वारा जो थे प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। किस नाम से? शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? इंद्रकोट को बनाया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट को हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट को हटाकर अलाउद्दीन यानी कि श्रीनगर में स्थापित की।
हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण से सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से लेकर 1413 ईस्वी को बुत सिकन कहा गया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण से सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से लेकर 1413 तक इसका कार्यकाल था, को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। जैन उल आबदीन ये नाम रखिएगा यार, क्योंकि ये पूछा जाता और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहा गया है, क्योंकि इनको जो था ना कश्मीर का अकबर कहा जाता था। क्या कहा था? कश्मीर का अकबर। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण से इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। वुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी का उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और इसने जो है महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। किसने करवाया? जैनुल आबदीन ने करवाया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल का। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किसमें बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला है? गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्व बंगाल एवं जो है सतगांव जो है दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन गया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके, कौन सा विभाजन? जो 3 भागों में बटा हुआ था, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल एवं सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से जो है बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से लेकर 1409 ईस्वी में अपनी न्याय प्रियता के कारण से प्रसिद्ध था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अपनी लोकप्रियता के लिए, तो न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गयासुद्दीन आजम शाह। बंगाल का शासक था गयासुद्दीन आजम शाह, जो अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था और इनका कार्यकाल 1389 से लेकर के 1409 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे ना अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीड़ नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीड़ नाम के आंदोलन जो है की शुरुआत किया था। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन की शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की और इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। मालधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की और इसके बेटे को जो सत्यराज खान की जो उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में जो है बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम लोग मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने किया था? दिलावर खान ने। दिलावर का पुत्र जो था अलफ खान हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। अलफ खान किसका बेटा था? दिलावर खान का। और किस नाम से? हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना।
इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। राजधानी कहाँ से? धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मोहम्मद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण जो थे हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो दिल्ली दरवाजा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो था सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। सॉरी, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को जो थे ना मोहम्मद खिलजी ने फतेहाबाद नाम के स्थान पर करवाया था। कुश्क महल को जो थे ना मोहम्मद खिलजी ने फतेहाबाद नाम के स्थान पर करवाया था। तो बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण जो था गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। और कुश्क महल का जो था निर्माण मोहम्मद खिलजी ने फतेहाबाद नाम के स्थान पर करवाया था। उसके बाद हम लोग गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के शासक जो है राजकर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण, गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा जो है नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, 1411 से लेकर के 52 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह बेगड़ा, 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह ने असावल के निकट जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक के नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटा करके अहमदाबाद को राजधानी बनाया। किसने बनाया था? अहमद शाह ने बनाया था। अहमद शाह ने असावल के निकट जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नाम के नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटा करके अहमदाबाद को राजधानी बनवाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और जो है चंपानेर के निकट जो था मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। मोहम्मद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन तथा उसका मित्र था। उसके शासन यानी कि शासन काल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजा। मोहम्मद बेगड़ा ने गिरनार के निकट जो है मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद के नामक नगर बसाया। मोहम्मद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र भी था। इसके शासन काल में जो ने पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहा है। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहा है। बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा था कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। बारथोमा ने बेगड़ा के बारे में लिखा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि उन्हें पीछे सिर के पीछे करके बांधता था। उसके बाद उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में जो था महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं के हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया।
बहादुर शाह संगीत प्रेम था और उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को जो थे संरक्षण प्रदान किया था। बहादुर शाह, बहादुर शाह संगीत प्रेम था, संगीत प्रेमी था, प्रेम नहीं था, संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को जो थे संरक्षण प्रदान किया था। 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मीरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मोहम्मद शाह फर्स्ट द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह तृतीय 1591 ईस्वी की मृत्यु और जो है गुजरात के मतलब गुजरात में बाद की घटनाओं का वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। कौन सा है? 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मीरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मुजफ्फर शाह फर्स्ट द्वारा जो मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह तृतीय की मृत्यु और गुजरात में बाद की घटनाओं का वर्णन देता है। और यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। कौन सा? मीरात ए सिकंदरी। किसने लिखा था? सिकंदर बिन महमूद मंजू ने। उसके बाद मेवाड़, मेवाड़ की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के जो थे गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश के एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और जो है बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट हम लोग खानदेश की बात करेंगे। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय जो है असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये था जो कुछ राज्य स्वतंत्र राज्य थे। और या फिर हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़े। इसको हम लोग बार बार सुनेंगे तो याद होगा और रिवीजन हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग भक्ति आंदोलन का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं भक्ति आंदोलन का। तब तक के लिए जय हिंद।